नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार त्रिवेदी आज पुनः आपके समक्ष एक नए विषय, नए मुद्दे को लेकर उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहेंगे। आज का विषय है डॉक्टर के वेंकटेशन जी तथा डॉक्टर रविंद्र सिसवे जी के द्वारा सरकारी सुविधाओं का दुरुपयोग करना और उसका आरटीआई के फर्स्ट अपीलीय अधिकारी द्वारा बचाव करना। इसके पहले के वीडियो में भी मैंने आपके समक्ष में यह प्रश्न रखा था, जिसमें कि ये दोनों अधिकारी जो हमारे महाराष्ट्र पुलिस कैडर के वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारी हैं, इन्होंने सरकारी निवास स्थान का नियम बाह्य प्रक्रिया द्वारा दुरुपयोग किया था अपने फायदे के लिए, जिसके चलते मेरे कंप्लेंट के बाद इनके ऊपर क्रमशः 1,18,00,000 और 60 से 80 लाख रुपए का दंडनीय शुल्क निश्चित किया गया। यह बात अलग है कि उन्होंने अभी तक यह दंड सरकारी तिजोरी में नहीं भरा। फिर भी इस विषय की मैं अधिक डीप जाकर फॉलोअप करते समय मुझे पता चला कि इनके जो कुटुंबीय, इनकी फैमिलीज जो मुंबई में रह रही थी और ये मुंबई के बाहर कर्तव्य ड्यूटी कर रहे थे, वहां पर भी उन्हें ये सरकारी जो सुविधाएं मिल ही रही थी, लेकिन यहाँ पर जो उनके कुटुंबीय थे उनको भी नियम बाह्य प्रक्रिया का अवलंब करके सरकारी सुविधाएं उपलब्ध की जा रही थी। उसमें विशेष करके थी हाउस ऑर्डरली का देना। जी हाँ, आप शायद हाउस ऑर्डरली इस शब्द से उतने परिचित न हो, पर पुलिस महकमे को पूरी तरह से मालूम है कि हाउस ऑर्डरली क्या है। पीछे जब कभी अंग्रेजों के काल में हम देखेंगे तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के यहाँ हमारे पुलिस कांस्टेबल उनके घर में उनके बर्तन साफ करने, उनके बेल्ट साफ पॉलिश करने, बूट पॉलिश करने के लिए, कपड़ों में आयरन के लिए, बच्चों को स्कूल लाना ले जाना, उनके कुत्ते नहलाना, कुत्ते घुमाना, इसके लिए हाउस ऑर्डरली उनके इन सब व्यक्तिगत कार्यों के लिए रखे जाते थे। महाराष्ट्र पुलिस दल का कांस्टेबल यह महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत कनिष्ठ दर्जे का अधिकारी है और उससे इस तरह की सेवाएं लेना यह पूरी तरह से अमानवीय एक सेवाएं कही जा सकती हैं, जिसके चलते नेशनल पुलिस कमीशन ने 1 अक्टूबर 1979 को इस प्रथा को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया था और उसी धरती पर महाराष्ट्र सरकार ने भी 1979 को एक जीआर निकालकर इस प्रथा को पूरी तरह से अबॉलिश किया था। परंतु वरिष्ठ अधिकारियों को उन्होंने प्यून के लिए प्यून अलाउंस डिक्लेयर किया था, जिससे कि वे अपने कार्य कर सकते हैं और अलाउंस गवर्नमेंट के तिजोरी से ले सकते हैं। और यह रकम भी आज के डेट में मासिक 6 से 8 हजार रुपये प्रति माह है। परंतु वह रकम भी अपने खीसे में रखते हैं, किसी को भी चेक से पेमेंट नहीं करते हैं। वाउचर पेमेंट होता है, यानी नौकर रखा गया नहीं रखा गया भगवान जाने। और उनका काम हमारे कांस्टेबल करते हैं जो कि उनके हाउस ऑर्डरली हैं। परंतु हाउस ऑर्डरली नियम बाह्य होने की वजह से उन्होंने उसका नाम रखा है बंगला सुरक्षा रक्षक। अब यहां पुलिस महासंचालक कार्यालय से इकट्ठा की गई जानकारी के अनुसार आरटीआई के तहत बंगला सुरक्षा रक्षक यानी बंगला उनके पास में कहीं है ही नहीं मुंबई में, तो बंगला में रहने का कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। उन्होंने कहा, स्पष्ट कहा है कि जो भी पुलिस अधिकारी हैं ये पुलिस सोसाइटी में रहते हैं और वहां पर महाराष्ट्र स्टेट सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन के सुरक्षा रक्षक तैनात हैं। बंगला सुरक्षा रक्षक का कोई प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता। और अधिक जानकारी जब लेने का प्रयत्न किया तो यह सुरक्षा मुंबई पुलिस के सशस्त्र पुलिस दल L3 विभाग से सरपोज खान वाला रोड वर्ली मुंबई यहाँ से दिया जाता है। वहाँ पर आरटीआई के तहत जानकारी मांगने पर उन्होंने कहा कि यह जानकारी काफ़ी संवेदनशील होते हुए आपको हम यह जानकारी नहीं दे सकते, जिसके चलते मैंने फर्स्ट अपील किया। फर्स्ट अपील में प्रथम अपीलीय अधिकारी व डीसीपी श्री भरद्वाज जी ने मेरे सारे तथ्यों को, मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए सारे मुद्दों को बड़े ध्यान से सुना, परंतु उन्होंने निर्णय देते समय उनके निर्णय में, मतलब ये जो अपील थी मेरी 11/2022,
उसके अपील में उन्होंने यह जानकारी यह कहते हुए नकार दी कि आरटीआई एक्ट के सेक्शन 81A के तहत यह जानकारी हम आपको नहीं दे सकते। अब यहां देखने की बात है कि 81A यह नियम क्या है जिसके तहत ये जानकारी देने से मना किया गया। तो कृपया मैं आपके समक्ष यह 81A पढ़ के सुनाता हूं, जिससे आपको ध्यान में आ जाएगा कि 81A क्या है। सेक्शन 8, सूचना के प्रकट किए जाने से छूट। सेक्शन 8(1), इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी नागरिक को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी। क यानी ए, सूचना जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुत्ता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता हो, ऐसी जानकारी देने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। परंतु बंगला सुरक्षा रक्षक के संदर्भ में राष्ट्रीय एकता, भारत की अखंडता, संप्रभुता का कहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है। लेकिन भरद्वाज जी ने अपने सद्विवेक बुद्धि का इतना अच्छा इस्तेमाल इस जगह पे किया है कि उन्होंने इन दोनों वेंकटेश जी और श्री रविंद्र सिसवे जी को बचाने के लिए विधि द्वारा प्रस्तावित नियमों को अनदेखा करते हुए, उनकी अवहेलना करते हुए झूठे कागज पत्र बनाकर उनको बचाने का प्रयत्न किया और इस तरह से झूठी जानकारी दी, जिसके चलते वे इंडियन पिनल कोड सेक्शन 116, 217 और 218 के तहत कार्रवाई के लिए क्रम प्राप्त होते हैं। तो क्या मुंबई पुलिस कमिश्नर श्री विवेक फंसालकर जी इस विषय पर कोई कार्रवाई करेंगे? उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि ऐसी सुविधाएं वे खुद भी लेते हैं। और रही बात सरकार की, तो हमारे चीफ सेक्रेटरी श्री मनु श्रीवास्तव जी उर्फ मनु भाई, इन्हें भी इस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं जो कि जिसके लिए वे क्रम प्राप्त नहीं है या उन्हें देय नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में उनकी तरफ से भी इस तरह की कोई भी कार्रवाई उम्मीद करना निरर्थक ही है। तो मेरी विनती आम जनता से, वह विशेषकर आरटीआई कार्यकर्ताओं से है कि वे ध्यान दें किस तरह से आरटीआई का दुरुपयोग किसी को बचाने के लिए किया जाता है। हमारे पुलिस कांस्टेबल यह कार्य करने के लिए क्यों उत्सुक रहते हैं, ऑर्डरली बनने के लिए क्यों उत्सुक रहते हैं? क्योंकि उन्हें 12 घंटे ड्यूटी और 36 घंटे ऑफ मिलता है, यानी 10 दिन का कार्य करके पूरे 30 दिन का वेतन वे लेते हैं। तो उन्हें भी इस तरह की सुविधाएं मिल जाती हैं, तो इस तरह के कार्य करने के लिए वो भी तैयार रहते हैं। परंतु इन सब का आर्थिक बोझा तो हमारे महाराष्ट्र की सरकार पे ही जाता है, क्योंकि साधारण 350 से 400 पुलिस कांस्टेबल इस कार्य में लगाए गए हैं, जिससे कि पुलिस स्टेशन में पुलिस का मनुष्य बल भी कम पड़ता है और आर्थिक बोझा भी बढ़ रहा है। तो ये पैसे कौन देगा? इनसे कब वसूला जाएगा? क्योंकि उम्मीद कार्रवाई की कहीं से भी नहीं। तो मेरी आम जनता से और आरटीआई एक्टिविस्ट लोगों से विनती है कि आरटीआई का इस तरह से दुरुपयोग और श्री वेंकटेशन जी और रविंद्र सिसवे द्वारा सरकारी सुविधाओं का इस तरह का दुरुपयोग, इसके बारे में अवश्य सोचें, कुछ कदम उठाएं, जिससे सरकार पे पड़ रहा है या बिना कारण का आर्थिक बोझ कम हो। बाकी आपकी मर्जी। अपने विचारों से कमेंट में अवश्य अवगत कराएं। मैं यहीं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।